देखिए विद्यार्थियों, आगे प्रजातंत्र केवल इतने से ही संतोष नहीं होता कि 5 साल बाद चुनाव हो जाते हैं, सरकार बदल जाती है या सरकार वही पुनः स्थापित हो जाती है। ऐसा ही प्रजातंत्र के लिए उपयोगी नहीं है। क्या है, देखिए कि प्रत्येक 5 वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके और इस बीच समय में कोई सरकार का को कुछ भी कहे सुन न सके। कि 5 साल की सरकार बन गई, इसका मतलब वो निरंकुश होकर के कुछ भी करते रहे, उसको बीच में कोई भी हस्तक्षेप करने वाला न हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो निरंकुश सरकार होगी। प्रजातंत्र चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सके। कि जब भी जिस समय भी सरकार निरंकुश हो, उस समय भी सरकार को रोका जा सके, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला करके या जनता के हनन के कार्यों का प्रभाव डाल करके उसको बीच में भी रोका जा सके, तभी सफल प्रजातंत्र हो सकता है। अगर सरकार बना दी जाए और 5 वर्ष के लिए बहुमत दे दिया जाए और उसको बीच में रोकने का कोई उपाय नहीं हो, तो वो सरकार निरंकुश होकर के जनता की भावनाओं के साथ खेलते रहे, तो इस प्रकार के शासन को सफल प्रजातंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अब यदि आपको मेरे कहने का आज से स्पष्ट हो, तो प्रजातंत्र का मतलब है कि किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं। कहीं मैं लेखक कहता है भीमराव अम्बेडकर की कि मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता हूँ कि एक बार सरकार बन गई और वो जीवन पर्यंत वही कार्य करती रहे। ऐसा भी होगा तो उसमें भी सफल प्रजातंत्र नहीं हो, वो भी प्रजातंत्र की परिभाषा को सार्थक नहीं करेगा। यह शासन करने का अधिकार लोगों को स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि कौन सी सरकार कब तक चले, या सरकार को दोबारा बहुमत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जनता के विश्वास पर निर्भर करता है। जनता चाहेगी उस सरकार को बनाएगी, जनता चाहेगी उस सरकार को हटा सकती है। उस अधिकार को लोकसभा भवन में ही चैलेंज किया जा सकता है। आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। विरोधी पक्ष के होने का मतलब है कि सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं हैं, उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। फिर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि प्रजातंत्र में एक सफल विरोधी पक्ष का होना भी जरूरी है। अगर विरोध पक्ष नहीं होगा तो भी सरकार है वो अपने मनमाने ढंग से कार्य करेगी और निरंकुशता कहीं ना कहीं उनमें झलकने को दिखाई दे सकती है। इसलिए प्रजातंत्र में विरोधी पक्ष का भी होना या विरोधी दल का भी होना अनिवार्य है। जैसे देखिए भारत में सबसे पहले 1952 में जब सरकार की स्थापना हुई थी, प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी, सरकार बहुमत द्वारा चुनी गई थी, उस समय विरोधी पक्ष था ही नहीं। तो बहुमत दल के द्वारा अपने ही कुछ नेताओं को विरोधी पक्ष की भूमिका के रूप में उपस्थित किया गया था कि आपको सरकार की आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है। सरकार की जो भी कमियां हैं उनके बारे में आप इंगित करते रहिए ताकि जनता का कहीं शोषण न हो सके। इसलिए हमें ऐसा भी प्रजातंत्र की सफलता के लिए सोचना चाहिए कि विरोधी पक्ष का प्रबल होना भी जरूरी है, ताकि सरकार है वो को निरंकुश होने से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं, उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में नाना कारणों से मेरी सम्मति में प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों में मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी पक्ष का कहीं ज़्यादा प्रचार होता है, विरोधी पक्ष का बहुत कम। कि अखबार हैं, न्यूज़ एजेंसियां हैं, टीवी चैनल हैं, समाचार चैनल हैं, वो सरकार की ही महिमा का गुणगान करते रहते हैं। विपक्ष किस प्रकार से अपनी भूमिका को अदा कर रहा है इसका बखान है वो कभी भी नहीं करते हैं। ऐसा कोई विज्ञापन, ऐसे कोई समाचार में उनको प्रभावी तरीके से कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है। विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों के भी अंत में कहीं जाकर जगह पाते हैं। प्रजातंत्र की आलोचना नहीं कर रहा हूं। प्रजातंत्र की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। कि
हमारी कमियों का पता हमें तभी चलेगा जब हमारे विरुद्ध में बैठ करके हमारी कोई आलोचना ही करेगा। आलोचना वाले को हमेशा शुभ चिंतक के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वही सबसे बड़ा कल्याणकारी होता है, क्योंकि हमारी कमियों का बखाने वही करता है। इसलिए उसी प्रकार व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने में आलोचक का होना जरूरी है, उसी प्रकार सफल प्रजातंत्र के लिए विरोधी दल का होना अति आवश्यक है। और विरोधी दल भी प्रभावी होना चाहिए, ताकि डट करके सरकार की आलोचना ही करता रहे, सरकारी कमियों को निकालता रहे, ताकि सरकार है वो निरंकुश होने से बच सके। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल स्थान है, बल्कि विरोधी पक्ष के कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने की से वेतन दिया जाता है, उसे एक सेक्रेटरी दिया जाता है, उसे कई सांकेतिक लेखक और दूसरे कर्मचारी दिए जाते हैं। जैसे भारत में भी ऐसा होता है, लेकिन इंग्लैंड में जैसा होता है वैसा भारत में नहीं होता है। इंग्लैंड में तो उसी प्रकार जैसे बहुमत दल की पार्टी है वो सरकार में मंत्री, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करते हैं, उसी प्रकार इंग्लैंड में क्या होता है कि विरोधी दल होता है वही उसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त करता है अपने कार्य संचालन के लिए, उसी प्रकार मंत्रिमंडल का विस्तार करता है, ताकि हर विभाग का प्रतिनिधि है वो उस विभाग की बारीकी से जानकारियां लेता रहे। लेकिन भारत में विपक्षी दल के नेता को भी सरकार के दल के नेता के रूप में, नेता को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसी प्रकार उसको भी सुविधाएं दी जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल स्थान है, बल्कि विरोधी पक्ष कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है। भारत में भी विरोधी विपक्ष के दल के नेता को भी ऐसा किया जाता है, उसे एक सेक्रेटरी दिया जाता है, उसे कई सांकेतिक लेखक और दूसरे कर्मचारी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए पृथक कमरा होता है, ऐसा भारत में भी होता है भाई, जिससे में वह अपने कार्य चलाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कनाडा में जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त है, उसी प्रकार विरोधी दल पक्ष के नेता भी का भी वेतन प्राप्त होता है, वेतन प्राप्त करता है। इन दोनों देशों के लोग सोचते हैं कि कोई न कोई होना चाहिए जो सरकार की गलतियों की ओर अपनी और भी अंगुली निर्देश कर सके। वे चाहते हैं कि सरकारी गलतियां बताने का कार्य सतत निरंतर होता रहना चाहिए, इसलिए वे विरोधी पक्ष के नेता पर रुपया खर्च करना बेकार नहीं समझते हैं, क्योंकि उसी में उसकी क्या होती है, भलाई होती है। इसलिए अपने भलाई के लिए विरोधी दल का भी प्रभावी होना जरूरी है, जैसे इंग्लैंड और कनाडा का यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है। मैं समझाता हूँ कि एक तीसरी शर्त भी है कि प्रजातंत्र की सफलता की पूर्व आवश्यकता है, वह है कि कानून तथा शासन की दृष्टि में से सभी समान होने चाहिए। कि कानूनी तरीके से कभी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नीच की भावना भी नहीं होनी चाहिए। यद्यपि ऐसे छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहाँ कानून की समान दृष्टि नहीं, तो भी मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में कुछ बहुत अधिक कहना चाहिए। कि कभी कभार ऐसा हो भी जाता है तो उसको इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है, लेकिन शासन की नज़र में कभी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आपसे बहुत से लोगों के लिए यह संभव आप में से बहुत से लोगों के लिए यह संभव है कि या तो ऐसी घटनाएं याद कर सकें या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सकें, जबकि शासन आरूढ़ पार्टी अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में ही शासन करती घटनाओं की कल्पना कर सकें, और शासन पार्टी अपने पार्टी के सदस्यों के हित में शासन करती हुई प्रतीत हुई हो। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी ही घटनाएं याद कर सकता हूँ। आप कल्पना करें कि एक कानून है जो कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी वस्तु को व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए समान है। इसलिए कोई भी कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता है। उस कानून विशेष में कहीं कुछ भी पक्षपात नहीं है। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें, जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है, मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है कि एकदम संभव है, भी जा सकता है मांगने के लिए, क्योंकि उसके अधिकार की वस्तु है। संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखें कि वह किस रंग की टोपी पहने हुए है। यदि वह ऐसी टोपी पहने हुए है कि जो उसे अच्छे लगती है, तो उसे निश्चय हो जाता है कि वह उसकी पार्टी का
आदमी है। कि कानून तो है वो सभी को समानता का अधिकार देता है, लेकिन जिस दल की सरकार होती है वो अपने कार्यकर्ताओं या अपने राजनीतिक दल के लोगों और अन्य राजनीतिक दल के लोगों के साथ भेदभाव करता है। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हुए या दूसरी पार्टी का है, वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है, दूसरे को इनकार कर देता है। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकार हैं। किसी सुविधा विशेष को दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है और इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर ही पड़ता है। अब हम एकदम और आगे बढ़े और देखें कि जब ऐसा भेदभाव अपराध जस जब ऐसा भेदभाव शासन में पृष्ठ हो जाता है तब क्या होता है। मान लीजिए कि किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं, क्योंकि यह पार्टी का आदमी है। या आगे बढ़कर यह भी कहता है कि यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा और यहाँ से आपका तबादला अन्यत्र करा दूंगा। आप कल्पना कर ही सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। इस बहुमत दल है जब अपनी मनमर्जी पर तुल जाएगा, अपने लिए ही सब कुछ करेगा, स्वार्थ प्रवृत्ति अगर आ जाएगी तो संसार में लूट खसोट की प्रवृत्ति है वो हावी हो जाएगी। किसी समय अमेरिका में यही हाल था कि अमेरिका में ऐसा शासन चल रहा था कोई समय, उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। जब एक पार्टी शासन आरूढ़ होती थी तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से पृथक कर देती थी। यहाँ तक कि क्लर्कों और चपरासियों तक को भी निकाल बाहर किया जाता था। उन सब की जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते थे। वास्तव में काफी वर्षों तक अमेरिका कहने सुनने लायक किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में ये बात स्वयं उनकी समझ में आ गई कि प्रजातंत्र के हित में ये ठीक नहीं है। उन्होंने इस विकृत पद्धति को बदल दिया, क्योंकि बार बार ऐसा शासन में अगर परिवर्तन होता रहेगा तो निरंकुशता की प्रवृत्ति आएगी, अपना पक्षपात की प्रवृत्ति आएगी, और ऐसा अगर होगा तो वो सफल प्रजातंत्र के लिए अत्यंत ही हानिकारक होगा। इसलिए सफल प्रजातंत्र के लिए भेदभाव रहित शासन पद्धति होनी चाहिए। सबको एक समान दृष्टि से ही कानून जैसे मानता है उसी प्रकार बहुमत दल के नेताओं को या बहुमत दल की सरकार को भी वैसा ही हस्तक्षेप रहित कार्य करना चाहिए।